बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 15 डिटरमिन द बजट और कॉस्ट मैनेजमेंट का अगला प्रोसेस है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीएमआई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको एक रेफरेंस देती है। हम ये रिकमेंड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि आपने एज इट इज़ ही चलना है जैसे बताया गया। अगर आप पीएमपी की फ्रेमवर्क से अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं तो होपफुली अभी तक जो हमने बातें अभी तक हमने डिस्कस की हैं, आपको इसकी लॉजिक और सीक्वेंस सही से समझ आ रही है। आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे डील करते हैं, आप कैसे डिटरमिन करते हैं बजट, ये इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल एरिया। जिस एरिया में आप काम करते हैं वो डिपेंड करता है उस पर। और इसकी पीएमआई आपको बिल्कुल इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता कि आप अपने तरतीब से ना चलें और इसी तरह इसी को फॉलो करें। पीएमपी का अगर जब आप हम सर्टिफिकेशन की बात करेंगे, पीएमआई कहता है कि हमारा जो फ्रेमवर्क है, हमने किस तरह इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर चलना है, उसकी ये तरतीब है। अगर आप शुरू से मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो होपफुली आई एम श्योर कि आपको पूरे लॉजिक की समझ आ रही है यहाँ तक। अब जो ये हम मेच्योरिटी की तरफ आ गए, ये हमारा जो कॉस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ तक अगर आपको समझ आ रही है तो डेफिनेटली यू आर इन वेरी गुड पोजीशन। आप पीएमपी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे प्रिपेयर हो रहे हैं। और यही वो सीक्रेट है, जिस तरह मैंने पीएमपी 2013 में क्वालिफाई किया था। ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं। आप अगर इसको समझ रहे हैं जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो मेरी तरफ से यू आर रेडी टू गो। आप एग्ज़ाम की तरफ जा सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट को इन दिस वे और अनदर वे आपको जैसे भी पूछा जाएगा, अगर आपको समझ आ रही है कॉन्सेप्ट्स की, तो आप इजीली क्वेश्चन के आंसर ठीक दे सकते हैं। आई एम श्योर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन जो जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको समझना पीएमपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत कंक्रीट कॉन्सेप्ट्स हैं, सॉलिड और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इसको अगर आप समझ रहे हैं तो मेरी तरफ से आप बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं पीएमपी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से। अभी हम देखेंगे कि हम बजट को कैसे डिटरमिन करते हैं। एस्टिमेट्स तक की बात तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर ली, एस्टिमेशन तक। डिटरमिन बजट नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। अब आपको पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करना है। हमने कमिटमेंट करनी है कि यार हमने इस बजट पे, इस फंडिंग कंडीशन पर हमने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना है। अभी तक हम इनिशिएशन पे नहीं आए, हम प्लान में हैं। तो जो इनपुट टूल टेक्निक्स हैं वो यहाँ से आप एक नज़र देख लीजिए, और कुछ जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो हम जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बजट और एस्टीमेट में, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया, इसको आप ज़रा फ़र्क जान लीजिए। यहाँ पे हम पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, हम वर्क पैटर्न स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे। एस्टीमेट जो कॉस्ट था, पिछला प्रोसेस एस्टीमेट कॉस्ट में हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से एक्टिविटीज़ को लेकर पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन करते हैं एक्टिविटीज़ के एस्पेक्ट से, और उसके साथ हम क्वालिटी और रिस्क मैनेजमेंट और अदर जो रिसोर्स, अदर जो फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस की, वो हम उसमें इंक्लूड करते हैं। अभी हम पूरे प्रोजेक्ट पे नज़र रखते हैं। अभी पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो हम यहाँ पे देखेंगे इस प्रोसेस में, डिटरमिन द बजट के अंदर। कॉस्ट बेस्ड लाइन जो एक पोर्शन है बजट का, कॉस्ट बेस्ड लाइन हम एक उसका पार्ट है कंप्लीट। हम किसके साथ मेजर ज़रूर करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, लेकिन कितनी अमाउंट चाहिए, कितनी फंडिंग चाहिए, दैट्स द पार्ट ऑफ बजट प्रोसेस, नॉट इन कॉस्ट बेस्ड लाइन। कॉस्ट लाइन हमारा प्योरली प्रोजेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है, एक्टिविटीज से रिलेट कर रहा है, और बजट हमारे पूरे प्रोजेक्ट से रिलेट कर रहा है। ये वो अमाउंट है जिससे हम कॉस्ट बेस्ड लाइन को मैनेज करेंगे, मॉनिटर करेंगे और कंट्रोल करेंगे, और पूरे प्रोजेक्ट को हम इसी अमाउंट के साथ कंट्रोल करेंगे। इसको हम डिस्कस करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, ये बात समझना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसको समझते हैं। हमने देखना है बिजनेस वैल्यू को, प्रोजेक्ट्स की रीज़न क्या थी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की, एक उसको लेंगे और हम बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान को उठाएंगे। जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोजेक्ट सिलेक्शन करती है तो किस बेस पर उन्होंने सेलेक्ट किया था। हमें पे बैक पीरियड की बेस पे किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे किया था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम यहीं पे करेंगे कि ये जो हम जितने कॉस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कितनी मिलने वाली है, वो हम कैसे मैनेज करेंगे, वो भी पार्ट है बजट मैनेजमेंट का। और ये जिस रीज़न की वजह से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा था वो आया फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एस्टिमेट एक अलग चीज़ है। बिजनेस केस को मीट करने के लिए मे बी आपको मज़ीद एक्स्ट्रा स्टेप लेने पड़े, मज़ीद एक्स्ट्रा अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को रिकनसाइल करना पड़े, फ्लेक्सिबल करना पड़े, उसको मॉडिफाई करना पड़े प्लान को। तो यहाँ पर हम आके उसको मज़ीद उसको हम री एवेल्यूएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को।
हम यहाँ पर जो एस्टिमेट कॉस्ट और बेसिस ऑफ एस्टिमेट है वो इस प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की बेस पे हम प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेंगे। हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड में इसको मज़ीद डिटेल कर इसको एक्सप्लेन करेंगे। when and how long resources are needed, this is a very important question। किस टाइम पर और कितने टाइम तक आपको रिसोर्सेज ज़रूरत हैं, ये डेफिनेटली हमारे कॉस्ट पे इम्पैक्ट करेगा। अगर वो टाइम पीक पीरियड हुआ या सीजनल पीरियड हुआ या रिसोर्सेज अवेलेबल ना हुए या जिस स्किल लेवल के रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल ना हुए, तो डेफिनेटली आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। कितने अरसे तक चाहिए, शॉर्ट टाइम के लिए है या लॉन्ग टाइम के लिए, वो भी रिसोर्स एस्टीमेट और बजट पर डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम थोड़ा सा स्टॉप करते हैं और दोबारा से अपने प्लान को आइट्रेटिव करके रिवर्स जाके उसको दोबारा से हम एडजस्ट करते हैं इन कंपोनेंट्स को। अगर आपके प्रोजेक्ट में कुछ आउटसोर्सिंग है, एग्रीमेंट्स हैं, वो कब एग्जीक्यूट होंगी, उनकी इम्पोज डेट कब है, डेडलाइंस कब हैं, वो भी इम्पैक्ट करती हैं। जब तक ये डेट स्टार्ट नहीं होती आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा, वो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी और उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो फर्दर एक्टिविटीज़ हैं वो भी नहीं कंप्लीट होंगी। तो उसको हम देखते हैं कि एग्रीमेंट हमारे कब से फंक्शनलाइज होंगे, कब से एग्जीक्यूशन पे जाएंगे। मे बी हमारे हो सकता है हम अपने प्रोजेक्ट को जो है बियॉन्ड द एग्रीमेंट्स हमने प्लान किया या बिहाइंड द एग्रीमेंट्स हमने प्लान किया रखा हो कि यार आपने तो पहले ही अपना एग्रीमेंट के स्टार्ट से पहले ही अपना प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है प्लान के अंदर, तो आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोजेक्ट पर। तो एग्रीमेंट्स को भी हम यहाँ देखेंगे। अभी ये पूरी समरी है डिटरमिन बजट, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक्टिविटीज़ हैं स्टार्ट में, वर्क बर्डन स्ट्रक्चर की जो बॉटम लाइन है एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटी 1 2 3 4 5 जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने कुछ कॉस्ट जो भी एसोसिएटेड कॉस्ट वो हमने उनके साथ मेंशन कर दी। नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं वर्क पैकेज एस्टिमेट पे। इन एक्टिविटीज़ को हम सम अप करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये 4 एक्टिविटीज़ को जब सम अप किया तो 100 वर्क, ये हमारे पर वर्क पैकेज WP1 WP2 इसके साथ एसोसिएटेड और भी हम ये कंसिडर करते हैं कि एक्टिविटीज़ हैं, उसको जब हम सम अप करते हैं तो ये अमाउंट बनी और फर्दर है उनको सम अप किया और उसको सम अप किया, तो ये वर्क पैकेज एस्टिमेट्स हुए। इससे नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे कंट्रोल अकाउंट पे। वर्क पैकेजेस को फिर हम सम अप करते हैं एक कंट्रोल अकाउंट पर, सम अप किया कंट्रोल अकाउंट पर हम आगे इसको फर्दर नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो ये आया हमारे पास प्रोजेक्ट एस्टीमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए हमने जब कॉस्ट को सम अप किया तो हम कहते हैं यार प्रोजेक्ट के लिए ये कुछ इतनी एस्टिमेट इतनी कॉस्ट रिक्वायर्ड है। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, आगे जाएंगे। कंटीजेंसी रिजर्व एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो रिस्क मैनेजमेंट में हम डिस्कस करेंगे। ये अमाउंट हमने कैसे कैलकुलेट की, ये जस्टिफाई करता है कि आपने ये अमाउंट ज़रूर मेंशन करनी है अपने प्रोजेक्ट को सिक्योर करने के लिए और रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर को इंक्लूड करने के लिए। तो ये कंटीजेंसी रिजर्व कहाँ से आए, ये रिस्क मैनेजमेंट से आए। वो हम जब रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम कोशिश फाइंड आउट करेंगे ये अमाउंट आपने कैसे कैलकुलेट की। इन दोनों अमाउंट को जब हम सम अप करते हैं तो ये आई हमारी कॉस्ट बेस लाइन। तो मैंने अपने पूरे प्रोजेक्ट को इस अमाउंट को सामने रखते हुए मैनेज करना है। मेरी अमाउंट जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व है वो है कॉस्ट बेस लाइन, ये है कॉस्ट बेस लाइन। इससे ऊपर है मैनेजमेंट रिजर्व्स। अभी देखें समझने वाली बात यह है कि प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के हालात आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डिसीजंस आएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस आती है जहाँ पे सीवियर किस्म की चेंजेस भी आएंगी। उनके लिए चेंज रिक्वेस्ट प्रोसीजर हमने डिज़ाइन कर रखा है। ये मैनेजमेंट रिजर्व वो रिज़र्व है जहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन आए कि जहाँ पे मैनेजमेंट ने थोड़ा सा सीवियर डिसीजन लेना हो, तो ये रिज़र्व मैनेजमेंट के लिए, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। यहाँ ये समझाना चाहूँगा, यहाँ तक प्रोजेक्ट मैनेजर का कंट्रोल है कॉस्ट बेस लाइन तक। उससे ऊपर मैनेजमेंट रिजर्व, अगर वो कंडीशन या वो इवेंट ट्रिगर होता है तो हम यहाँ से अमाउंट आएंगे, अदरवाइज ये अमाउंट हमारे कंट्रोल में नहीं, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे और ना हम परफॉर्मेंस बेस लाइन के साथ इसको मेजर करेंगे, ना उसके साथ हम उसको कंट्रोल पे लेकर आएंगे इस अमाउंट को। कॉस्ट बजट या प्रोजेक्ट बजट, अब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन के पास होनी चाहिए, ये अमाउंट है आपके प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ हम मैनेजमेंट को कन्विंस करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपके पास इतनी अमाउंट होना ज़रूरी है, होना ज़रूरी है। मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ ये इन्वेस्ट ये जाएगी एग्जीक्यूशन में, नहीं, ये अमाउंट नहीं जाएगी। एक्चुअली हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हाँ हम प्रोजेक्ट एस्टिमेट्स तक रहें और जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई किए उससे एसोसिएटेड अगर कोई कॉस्ट पड़ती है तो हम इस अमाउंट को भी यूज़ करेंगे और मेरी कॉस्ट बेस लाइन रही ये वाली।
और कोई भी अनसर्टेनिटी होती है, कोई भी सीवियर डिसीजन लिया जाता है वो मैनेजमेंट के आस्पेक्ट से, अगर वो उसको अप्रूवल करते हैं किसी भी सीवियर चेंज कंट्रोल को जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कॉस्ट पे आता है, तो वो हम यहाँ से वो अमाउंट यहाँ से उठाएंगे। और वो प्रोजेक्ट, और ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की अपने स्टैंडर्ड्स पर, टेम्पलेट्स पे, इंडस्ट्री पे, बेंचमार्क पे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से प्रोजेक्ट सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिफाइन करते हैं। मोस्टली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस जो है वहाँ से हमें ये इनकी गाइडलाइन मिलती है, ये अमाउंट कितनी होगी। इसकी कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे। और ये जो है इसके कैलकुलेटेड वे ज़रूर है, इससे इस अमाउंट को हम कैलकुलेट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट में। इसको सम अप करके जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये अमाउंट है, इतनी अमाउंट हमारे पास होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। होपफुली आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी सब जब सम अप करते हैं हम इन सारे अमाउंट को, तो हम जाते हैं कॉस्ट बजट के ऊपर। तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड मुख्तलिफ एंगल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये आपने 1 2 3 4 5 8 करके याद करना है अपने पास। और मैं तो रिकमेंड करूँगा एग्ज़ाम से पहले आप अपने पास लिख भी लीजिए कि ये किस तरह हम इसको जो कॉस्ट बजट है किस तरह कैलकुलेट करता है। जैसे मैंने शुरू में कहा, आपके प्रोजेक्ट अगर आप किसी और तरीके से बजट को डिटरमिन करते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट। लेकिन पीएमआई कहती है अगर हमारे फ्रेमवर्क को लेके चलते हैं तो आपने इस गाइडलाइन को सामने रखना है, इसी को ही फॉलो करना है। अभी हम देखते हैं जब आपके पास फाइनल अमाउंट आ जाती है, हम कहते हैं यार ये मेरे पास को बजट आया, तो हम पीएमओ को कंसल्ट करके सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर को देखते हैं कि इसी तरह का जो पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था उसकी वैल्यू में और इस वैल्यू में कितना डिफरेंस है। कंपेयर करते हैं, हम एक्यूरेसी को चेक करते हैं, कुछ ज़्यादा वेरी तो नहीं कर रहा, कुछ बहुत ही आगे या पीछे तो नहीं जा रहा। वेरिएंस एनालिसिस हम करते हैं, उसके कोई एस्टिमेट्स में कहीं पैडिंग का फैक्टर तो नहीं आ गया, किसी ने एक्स्ट्रा उसमें अमाउंट एस्टिमेट्स में यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं होगी। पीछे जो प्रोजेक्ट हुआ है अभी रिसेंटली वो हमें पड़ा है फॉर लेट्स से 12 फॉर एग्जांपल $1,000 में पड़ा, और यहाँ पे हमारे पास 14,000 समथिंग डॉलर्स में पड़ रहा है। तो बहुत बड़ा गैप आया भाई, इतना एक्सीड क्यों कर रहा है अभी इस वक्त में, उसको जस्टिफाई करने की हम यहाँ कोशिश करेंगे। हम फ़ौरन इसको एज इट इज़ नहीं लेके जाएंगे, यहाँ पे वेरिएंस एनालिसिस और एक्यूरेसी को चेक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो हम देखेंगे फंडिंग लिमिट रिकन्सिलेशन। अब इसमें यह है कि हमने स्केड्यूल किया कोई एक्टिविटी, लेट सपोज एक्टिविटीज़ हमने की है 1 जनवरी को, ये एक्टिविटी 1 जनवरी पे हमने स्टार्ट करनी है। उस एक्टिविटी पे लगेंगे लेट से फॉर एग्जांपल $500, लेकिन जब हम बजट देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं यार 1 जनवरी तो आपको पैसे नहीं मिल सकते, आपको तो जाके मार्च में जाके इतनी अमाउंट मिलेगी फंडिंग। अब आप मुझे बताइए आप अपने किस तरह लेके चलेंगे। अब यहाँ पे आके हम स्टॉप कर लेते हैं, यार इतना जो हमने काम किया है, इतनी स्केड्यूलिंग, इतना जो हमने वर्कआउट किया है, जब फंडिंग की बात आई, जब ऑर्गेनाइजेशन को हम उनकी फंडिंग की पॉलिसी को देखते हैं, वो कहते हैं यार इस टाइम पे तो हम आपको इतने पैसे नहीं दे सकते, हम तो आपको बाद में पैसे देंगे और इंस्टॉलमेंट में देंगे इस तरह। तो यहाँ आके आपने स्टॉप कर लेना है और दोबारा से अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को रीस्केड्यूल करना है। कंप्रेशन टेक्निक्स में जाइए, वहाँ से दोबारा अपडेट कीजिए अपने स्केड्यूल को कि यार जब उस टाइम पे फंड आपके पास होगा नहीं तो आप एक्टिविटी कैसे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन इज़ दैट। तो हम देखते हैं कि हमारे पास फंड किस टाइम पे अवेलेबल है कि हम उन एक्टिविटी को हम लेकर तो चल सकें। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा कि आपने अपनी एक्टिविटी तो डिज़ाइन कर ली, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर लिया, लेकिन फंडिंग की जो पॉलिसीज़ थी ऑर्गेनाइजेशन की उसको आपने रिकंसाइल ही नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा आपके प्रोजेक्ट को, आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। मे बी हो सकता है वो एक्टिविटीज़ क्रिटिकल पाथ पे हो, फिर तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए कि जब आपके पास फंड ही ना हो। तो हम क्या करते हैं, एस कर्व पे एक प्लान ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। उस पर हम ये कोशिश करते हैं कि जनाब हम ट्राई करते हैं कि किस तरह उसको रिकंसाइल करें। तो देखें एस कर्व क्या होता है। एस कर्व में हम ये करते हैं, आपके प्रोजेक्ट की टाइम स्केड्यूल है, हम इस टाइम पे इसको प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे। तो ये हमारे पास टाइम है और ये एक्यूमुलेटिव वैल्यूज़ हैं। तो देखिए कॉस्ट बेस लाइन को कुछ हम इस तरह रखते हैं कि इसके और एक्चुअल एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा गैप हो। ये हमारे पास रिज़र्व एनालिसिस है, रिज़र्व्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम थोड़ा सा गैप ज़रूर रखते हैं, रिज़र्व्स हैं, इसको हम गैप रखेंगे और ये हम रिस्क मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे इतना गैप क्यों। और अब आप यहाँ पे फंडिंग रिक्वायरमेंट्स देखिए, कह रहे हैं यार आपको इस
इस सीक्वेंस से आपको फंडिंग होगी, पहले स्टेप में, फिर नेक्स्ट स्टेप में, फिर नेक्स्ट स्टेप में, और फिर इस तरह हम पेमेंट करेंगे। और मैनेजमेंट रिजर्व में मे बी फाइनल जब प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट मेच्योर हो तो हमारे फंडिंग जो एक्सपेंडिचर है हमारी बेसलाइन को यूजुअली क्रॉस कर जाते हैं। अक्सर ये भी देखने में आया है कि जब फाइनल स्टेज पे होता है तो हम ऑलमोस्ट आउट ऑफ बजट हो चुके होते हैं। यहाँ पे आके हम मैनेजमेंट रिजर्व्स को एक्टिवेट करते हैं, उनको लेकर आते हैं कि ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका, और ये भी हमारे जो प्रोजेक्ट बजट है उसके अंदर अंदर रह के, मतलब इसकी भी थोड़ी सी इजाज़त है कि आप कोशिश कीजिए कि इसकी इस रिज़र्व की नौबत ना आए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी इसकी नौबत ना आए, लेकिन इन केस अगर इसकी भी आ जाए तो ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है। मैनेजमेंट्स को प्लानिंग फेज़ में ये डिफ़ाइन हो चुका था कि आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इतनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कोई भी प्लान 100% नहीं हो सकता कभी भी, उसके प्लान में थोड़ा गैप ज़रूर रहता है। तो यहाँ पे हम ये जो बजटेड अमाउंट है तब जाके हम यूज़ करते। तो ये है एस कर्व का कॉन्सेप्ट कि आपने इस तरह मैनेज करना है कि एक्सपेंडिचर से थोड़ा सा गैप रख के कॉस्ट बेस्ड लाइन ड्रॉ करनी है और फंडिंग को उसी के ऊपर ड्रॉ करना है। हमें जो फंडिंग मिलेगी उस पर हम पॉइंट्स लगाएंगे, यहाँ पे हमें फंड मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, उसके साथ रिकनसाइल कीजिए बेस लाइन को, और उसके उसके जो है उसी के साथ अपनी एग्जीक्यूशन को अपने चलाएंगे। हम बेस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, और फंडिंग रिक्वायरमेंट तो डेफिनेटली बेस लाइन पर ड्रॉ हुई पड़ी है, तो जो एक्सपेंडिचर है वो बेस लाइन से हम करीब करीब रखने की कोशिश करेंगे। और फाइनली कोई ऐसा स्टेज आ जाए जहाँ पे हमें मैनेजमेंट की रिजर्व की ज़रूरत पड़े और वो रिक्वायरमेंट या वो कंडीशन फुलफ़िल कर जाती है, तो हम यहाँ से मैनेजमेंट रिजर्व भी यूज़ करेंगे। तो ये एस कर्व का कॉन्सेप्ट भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्ट से। तो फंडिंग रिकन्सिलेशन का होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कॉस्ट कंस्ट्रेंट। कॉस्ट कंस्ट्रेंट के से क्या मुराद है हमारी? कॉस्ट कंस्ट्रेंट ये कहता है जब हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर चुके हैं, हमने सारी एस्टिमेशन कर ली, तो जब हम कॉस्ट देखते हैं प्रोजेक्ट जो चार्टर है प्रोजेक्ट चार्टर में, उसमें और आपके एस्टिमेट में काफ़ी गैप है। काफ़ी मतलब जो आपको प्रोजेक्ट चार्टर में ऑफ़र की जा रही है अमाउंट वो काफ़ी कम है, और जो आपके प्रोजेक्ट आपने जो एस्टिमेट्स लगाए, जो आपने एनालिसिस किया, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब थोड़ा गैप है उसके अंदर। तो या तो आप मैनेजमेंट को कन्विंस कीजिए इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, इन जस्टिफाई कीजिए आपने जो एस्टिमेट किए वो क्यों इतना वेरी कर रहा है, या तो मैनेजमेंट को कन्विंस कीजिए। अदरवाइज़ आप ऑप्शंस देखिए कि कॉस्ट रिडक्शन के ऑप्शन क्या है। ये भी एक पार्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और इसको लाइट ना लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। कॉस्ट रिडक्शन की ऑफ़र जो ऑप्शन है वो भी आप मैनेजमेंट को ऑफ़र कीजिए कि अगर आप इतने इसी कंस्ट्रेंट पर रहना है तो हम कहाँ कहाँ से कॉस्ट को बचा सकते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट को कंसिडर किया जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट को सबसे पहले कंसिडर किया जाएगा, आउटसोर्सिंग फैक्टर देखे जाएंगे, अल्टरनेटिव एनालिसिस देखा जाएगा, वेरिएंट एनालिसिस देखा जाएगा, वर्क अराउंड के जो रिस्पॉन्सेस हैं उनको देखा जाएगा, टेक्निक्स देखें कहाँ कहाँ से हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कंफर्म कीजिए, जो भी आपने करना है वो प्लान के अंदर मेंशन कर दीजिए। अगर वो बात प्लान में नहीं थी और आपने लेटर ऑन एग्जीक्यूशन में वो स्टेप लिया, तो आप अगेंस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जा रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट जाएंगे। जो भी आपने एक्शन लेना है वो प्लान के अंदर डिफाइन और अप्रूव कर लीजिए, ये ज़रूरी पॉइंट है। फाइनेंसिंग रेफर टू फंडेड फॉर प्रोजेक्ट, ठीक है। फाइनेंसिंग के ऊपर जैसे हमने पहले यहाँ रिकन्सिलेशन पे बात की, फाइनेंसिंग में फॉर आपका प्रोजेक्ट स्केड्यूल जो है डिपेंड करता है फाइनेंसिंग पे। आपको नीडेड फंड मिलेंगे कब? तो यहाँ पर आके आप कहेंगे यार जो पीछे जो काम किया था वो तो फिर वो तो वैसे ही गया, ज़ाया नहीं किया आपने। अभी इस पे डिटरमिनेट बजट पे अगेन आपने फंडिंग जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपको कंस्ट्रेंट्स हैं, जो प्रोसीजर है, उसको सामने रखते हुए वापस जाके आइट्रेशन प्रोसेस पे, यार हमारे तरीके से अभी इसकी जो लॉजिक ये है कि हम अपने तरीके से अगर प्रोजेक्ट करें तो वो इस तरह चलेगा। लेकिन अब हम फंडिंग को देख रहे हैं, यार फंड कब कौन कौन सी डेट पे मिलेंगे, फंड जो प्रोसीजर है वो कैसा है, तो उसके ऊपर हम जाके डिटरमिनेंट बजट को अभी दोबारा से आइट्रेशन में जाके दोबारा से उसको अपडेट करेंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, और उसको रियलिस्टिक स्टेट पे लेकर आएंगे। तो जैसे हमने यहाँ लिखा कि अपडेट करेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कॉस्ट एस्टीमेट्स को रिवाइज करेंगे, रिस्क रजिस्टर रिवाइज होगा, और स्केड्यूल डेफिनेटली रिवाइज होगा, डिपेंड कर रहा है फाइनेंसिंग पे।
यार किस डेट पे हमें फाइनेंस मिल रही है, किस पे नहीं मिल रही, तो अपने स्केजल को रिवाइज कीजिए अगेन से। होपफुली ये बात आपको समझ आ चुकी है, और यही एक लॉजिक, एक सीक्वेंस है इसको समझने की। अगर आप मेरे लेक्चर को शुरू से देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको इन बातों की समझ आ रही है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट।